नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज देश की राजधानी दिल्ली को यूपी से जोड़ने वाले नेशनल एक्सप्रेसवे 3 यानी जिसे कभी NH-24 कहा जाता था, उस पर सुबह से दोपहर तक जाम लगा है। हजारों गाड़ियां इस जाम में फंसी रहीं, और इस जाम का कारण था कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पॉलिटिकल टूरिज्म। दरअसल राहुल गांधी राजनीतिक पर्यटन के लिए संभल जाना चाहते थे। उनके साथ उनकी बहन और वायनाड से नई नवेली सांसद प्रियंका गांधी भी थी। हम राहुल और प्रियंका की इस यात्रा को पॉलिटिकल टूरिज्म या फिर राजनीतिक पर्यटन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस संभल में वो जाना चाहते थे, वहां कुछ दिन पहले सांप्रदायिक हिंसा हुई। संभल का माहौल अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है। ऐसे में संभल प्रशासन का यह मानना है कि शहर में जो आग अब बुझती नजर आ रही है, वो इस तरह के नेताओं के आने से, इस तरह के राजनीतिक दौरों से फिर से भड़क सकती है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए संभल यात्रा एक राजनीतिक मौका है। वो इस यात्रा के माध्यम से पूरे यूपी और देश में मुस्लिम वोट बैंक को साधना चाहते हैं। सवाल यह भी है कि जिस संभल में खुलेआम मुसलमानों की भीड़ ने पत्थरबाजी की, पुलिस वालों को घायल किया, उनकी हत्या की कोशिश की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, ऐसे पत्थरबाजों के लिए राहुल और प्रियंका इतना परेशान क्यों हैं? आज पूरा सच में सवाल उठेगा कि क्या कांग्रेस का हाथ पत्थरबाजों के साथ है? क्या राहुल और प्रियंका संभल के पत्थरबाजों को संभल देना चाहते हैं? आज पूरा सच में हम आपको कांग्रेस के पूरे मुस्लिम तुष्टीकरण का पॉलिटिकल गेम बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि संभल का प्रियंका की लोकसभा सीट वायनाड से क्या है कनेक्शन, और साथ ही बताएंगे क्या राहुल प्रियंका इस पॉलिटिकल टूरिज्म के जरिए समाजवादी पार्टी को चुनौती देना चाहते हैं। तो आज का पूरा सच बहुत खास होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। तो गाजीपुर बॉर्डर पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद आखिरकार राहुल गांधी वापस अपने घर के लिए लौट गए। अब उन्होंने 6 दिसंबर को संभल जाने का ऐलान किया है। बड़ा सवाल यह है कि 6 दिसंबर की तारीख ही उन्होंने क्यों चुनी? क्या राहुल नहीं जानते कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचे को गिराया गया था? क्या उस दिन संभल जाने से हालात और ज्यादा तनावपूर्ण नहीं हो जाएंगे? हैरानी की बात है कि जब राहुल गांधी को संभल जाने से रोका गया तो गाजीपुर बॉर्डर पर भी उन्होंने संविधान की पुस्तक को लहराया। क्या आप उन्हें यह नहीं पता कि संविधान में देश में अमन और चैन कायम रखने की बात कही गई है, सांप्रदायिक एकता की, सांप्रदायिक सौहार्द की बात कही गई? आइए सुनते हैं राहुल और प्रियंका ने खुद को रोके जाने पर क्या कहा। ये एक्चुअली जो LOP के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों की तो बात कर रहे हैं, वो संविधान की भी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें यह नहीं मालूम कि पुलिस और प्रशासन जब राहुल गांधी को संभल जाने से रोक रहा था तो वो भी उसी संविधान का पालन कर रहा था। प्रशासन की दलील है कि संभल में अभी सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है, हालात कंट्रोल में है, और यदि पूरी सतर्कता जो है वहां पे बढ़ती जा रही है ताकि फिर से वहां कोई बड़ी गड़बड़ ना हो जाए। इसी वजह से जिला प्रशासन ने सभी से नेताओं से, जितने नेता हैं उनसे, राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध किया है कि वो 10 दिसंबर तक संभल ना आए। अब राहुल गांधी से ये सवाल भी है
कि आखिर राहुल गांधी किन से मिलने जा रहे थे, पत्थरबाजों से या फिर पाकिस्तान की सेना की फैक्ट्री में बनी गोली चलाने वालों से। संभल हिंसा का अब तो पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ गया है। घटना स्थल से जो गोलियां बरामद हुई हैं उस पे एक पर POF यानी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लिखा गया है, जिसे पाकिस्तान की सेना चलाती है, जिसे आप उस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर, इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ऐसे में संभल हिंसा के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है और संभल के SP कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया है कि ये 9 mm की गोलियां हैं और इसके अलावा मौके से 12 बोर और 32 बोर के कारतूस भी बरामद हुए हैं। और इतना ही नहीं, संभल में हुई झड़पों में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ है कि मारे गए लोगों के शरीर पर मिले घाव उन गोलियों से मेल नहीं खाते जिन्हें यूपी पुलिस इस्तेमाल करती है। हालांकि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि पोस्टमार्टम के दौरान शवों से कोई गोली बरामद नहीं हुई है, क्योंकि गोलियां शरीर से बाहर निकल गई थी। और पहले यह दावा किया गया था कि सभी की मौत, जो लोग उसमें मारे गए, पुलिस की गोलियों से हुई, ऐसा उस भीड़ का कहना था। ऐसा समाजवादी पार्टी भी आरोप लगा रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इन सारे दावों को खारिज कर दिया है। वहीं संभल में बवाल के बाद ये सवाल भी उठा है कि घटना के दिन आखिर अचानक सुबह 6 बजे हजारों लोगों की भीड़ जामा मस्जिद कैसे पहुंच गई। इस दौरान भारी मात्रा में पत्थर भी फेंके गए, जिससे पता चलता है कि इसकी तैयारी बहुत पहले से की गई थी। तो आखिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल किनसे मिलने जा रहे थे, सवाल बार बार उठेगा, पत्थरबाजों से या साजिश रचने वालों से या फिर पाकिस्तानी गोली चलाने वालों से। तो संभल हिंसा को लेकर इतना बड़ा खुलासा हो चुका है, पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए राजनीतिक पर्यटन पर संभल जाना चाहते थे। दरअसल राहुल गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने का कोई ये पहला आरोप नहीं है। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक कांग्रेस की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की रवायत, रिवाज या प्रथा रही है, उसे राहुल गांधी ने पूरी शिद्दत के साथ निभाया है। आइए कुछ उदाहरणों के जरिए समझते हैं कि राहुल गांधी की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आखिर पूरा सच है क्या। 2018 में एक उर्दू अखबार है, उसका नाम है इंकलाब। तो 2018 में इंकलाब अखबार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें यह बताया गया था कि राहुल गांधी ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ एक मुलाकात के दौरान कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। तब इसे लेकर काफी सियासी हंगामा मचा था, कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी। इसके अलावा 2007 में राहुल गांधी ने कहा था कि अगर कोई गांधी देश का प्रधानमंत्री होता तो बाबरी मस्जिद कभी नहीं गिरती। गांधी से उनका मतलब महात्मा गांधी से नहीं था, गांधी परिवार से था। 2012 में राहुल गांधी ने साफ साफ कहा था कि कांग्रेस और उसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने जब सामाजिक सुधार के तहत मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आज़ाद करवाया, एक कानून बनाया, तब भी राहुल गांधी ने मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए इसका विरोध किया। 2019 में जब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे और चुनाव होने वाले थे, तब उन्होंने कांग्रेस के एक अल्पसंख्यक सम्मेलन में कहा था कि उनकी सरकार बनने पर, यानी कांग्रेस की सरकार बनने पर ट्रिपल तलाक कानून को खत्म कर दिया जाएगा। कैमरे के सामने कहा था। अब आगे सुनिए, 2021 में यूपी चुनाव से पहले राहुल गांधी की सलाह पर यूपी में कांग्रेस ने उलेमा सम्मेलन करवाए थे, जिसमें मुसलमानों को ये गली गली जाकर भरोसा दिया जा रहा था, ये कोशिश हो रही थी कि कांग्रेस कभी भी मुस्लिम हितों के खिलाफ नहीं जाएगी। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि राजा महाराजा गरीबों को लूटा करते थे, लेकिन उन्होंने नवाबों, निजामों, सुल्तानों, बादशाहों के अत्याचार के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, जिन्होंने कई मंदिरों को तोड़ा है, ऐसा इतिहास में दर्ज है। इस बात पर पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा था। और इसी साल 6 मई को पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कश्यप ने यह कहा था कि राहुल गांधी ने राम मंदिर का फैसला आने के बाद अपने करीबियों के साथ एक बैठक की थी और उस बैठक में कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वो राम मंदिर का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया था राम मंदिर के हक में, उस फैसले को पलट देंगे। और तो और राहुल गांधी ने अयोध्या में इसी साल जनवरी में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नाच गाना करार दिया था। वहीं एक तरफ जहां राहुल गांधी मुस्लिम पक्ष द्वारा की जाने वाली संभल जैसी हिंसा पर विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वहीं बड़ी संसद में वो हिंदुओं को हिंसक बता चुके हैं।
इसके अलावा अपने अमेरिकी यात्रा में राहुल गांधी ने केरल में अपनी सहयोगी पार्टी मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताया था, जबकि इतिहास गवाह है कि केरल की मुस्लिम लीग का जन्म जिन्ना की मुस्लिम लीग की कोख से ही हुआ है। इतिहास गवाही देता है इस बात की। और राहुल गांधी कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ नेहरू गांधी परिवार की मुस्लिम तुष्टीकरण की परिपाटी को निभा रहे हैं। और इस राजनीतिक विरासत को निभाने में प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं है। आज भी वो अपने भाई राहुल गांधी के साथ संभल के पत्थरबाजों का संबल बनने के लिए संभल जाना चाहते हैं। अगर प्रियंका गांधी की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को समझना है तो इसके लिए हमें गाजा और बांग्लादेश में हो रही घटनाओं का सहारा लेना होगा। गाजा के मुसलमानों और बांग्लादेश के हिंदुओं पर प्रियंका की सोच का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। प्रियंका गांधी ने गाजा में हो रही हिंसा के खिलाफ फिलिस्तीनी मुसलमानों की हक की आवाज बुलंद करते हुए करीब करीब पिछले 1 साल में 9 ट्वीट्स यानी एक्स पोस्ट किए। 9 बार ट्विटर पे का इस्तेमाल करते हुए गाजा की आवाज प्रियंका ने उठाई है। या आप अपनी स्क्रीन पर वो सारे पोस्ट देख सकते हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रियंका गांधी ने 26 जुलाई 2024, 22 फरवरी 2024, 9 जनवरी 2024, 31 दिसंबर 2023, 11 दिसंबर 2023, 7 दिसंबर 2023, 13 नवंबर 2023, 28 अक्टूबर 2023 और 18 अक्टूबर 2023 को गाजा के समर्थन में, फिलिस्तीनियों के समर्थन में पोस्ट किए हैं। यानी हर 40 दिन में करीब करीब एक पोस्ट प्रियंका गांधी गाजा के लिए कर देती है। अब वहीं बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर प्रियंका गांधी को कितना दर्द है, इसकी बानगी भी देख लेते हैं। इसी साल 5 अगस्त को बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की शुरुआत हुई। प्रियंका का पहला पोस्ट सामने आया 7 दिन बाद 12 अगस्त को और दूसरा पोस्ट सामने आया 27 नवंबर को, यानी सिर्फ 2 पोस्ट। अब भाषा का अंतर भी देख लीजिए। गाजा के लिए पोस्ट करते हुए प्रियंका गांधी ने जो शब्द लिखे वो इस प्रकार है: आई एम शॉक्ड एंड अशेम्ड, जेनोसाइड, इनह्यूमन, हॉरर, डिग्निटी, फ्रीडम, बर्बरता, मानवता के लिए शर्मनाक, मासूम बच्चे और ना जाने क्या क्या। गाजा के इस महान दर्द को प्रकट करने के लिए और इजराइल को कोसने के लिए प्रियंका गांधी ने इंग्लिश डिक्शनरी के हर शब्द का प्रयोग किया है। और अब देखिए प्रियंका गांधी के हर गाजा वाले पोस्ट की लंबाई। ज्यादातर पोस्ट काफी लंबे लंबे हैं। प्रियंका ने जैसे अपना सारा दर्द, सारी पीड़ा गाजा के लोगों के लिए शब्दों में उतार कर रख दी हो। वहीं बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए प्रियंका एकदम सामान्य सी सरकारी भाषा में लिखती हैं कि बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल के संत की गिरफ्तारी और अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रहे हिंसा की खबरें अत्यंत चिंताजनक है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस मामले में हस्तक्षेप किया जाए। सवाल यहां यह नहीं है कि प्रियंका गांधी को गाजा का गम ज्यादा क्यों दिखता है या महसूस होता है। सवाल यह है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए यह लचर रवैया क्यों है। क्या इसके पीछे भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है? क्योंकि भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों के लिए गाजा एक संवेदनशील मुद्दा है, ये हम सब जानते हैं। दरअसल प्रियंका गांधी जिस वजह से संभल जाना चाहती थी उसकी एक बहुत बड़ी वजह वायनाड भी है, जहां से वो हाल ही में सांसद बनी है। अब सुनिए वायनाड और संभल का कनेक्शन। आखिर प्रियंका संभल जाकर वायनाड के अपने वोट बैंक को क्या संदेश देना चाहती है, देखते हैं इसका पूरा सच। तो राहुल गांधी की तरह प्रियंका भी वायनाड में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सपोर्ट से, उसके समर्थन से चुनाव जीतती है। और केरल और वायनाड की जो मुस्लिम आबादी है उस पर सबसे बड़ा होल्ड इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का है, उसका प्रभाव है, जो केरल में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है। और वायनाड में प्रियंका गांधी इसी IUML के साथ मिलकर चुनाव जीती है। वायनाड की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ मुसलमानों की आबादी करीब करीब 29% है। जो नई जनगणना होगी उसमें आबादी बढ़ भी सकती है। अगर पूरे केरल की बात करें तो यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। 2011 तक 27% पहुंच चुकी है और ताज़ा जनसंख्या के आंकड़ों में और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान है। अब आप प्रियंका गांधी की सहयोगी पार्टी IUML के इजराइल को, हमास को लेकर जो उनका IUML का विचार है वो भी सुन लीजिए। पिछले साल 26 अक्टूबर को 2023 को इसी साल IUML के एक वरिष्ठ नेता हैं और विधायक हैं MK मुन्नेर, उनने हमास आतंकियों की तुलना सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे आज़ादी के नायकों से की थी। वहीं जुलाई 2023 में मुस्लिम लीग की युवा शाखा ने केरल के कासरगोड में एक रैली निकाली और हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए। ये प्रियंका की सहयोगी पार्टी की हरकत है। और UDF सरकार के दौरान IUML के कोटे से केरल के जो शिक्षा मंत्री बने थे PK अब्दुल रब,
उन्होंने आधिकारिक आवास जो उनका था, ऑफिशियल जो उनका घर था, उसका नाम गंगा से बदलकर ग्रेस कर दिया था। इसके अलावा 2015 में मुस्लिम लीग ने अपने मंत्रालय से जुड़े किसी भी कार्यक्रम में दीपक जलाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनके मुताबिक दीप जलाना इस्लामिक मान्यताओं के विरुद्ध है। तो ये है IUML वायनाड में जो प्रियंका का समर्थन करती है पार्टी। और वही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संभल जाने की कोशिश पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी की संभल जाने की कोशिश सिर्फ राजनीतिक लाभ और मीडिया का ध्यान खींचने के लिए थी। उन्होंने पूछा कि अगर संवेदनशीलता और सहानुभूति की ही बात है तो राहुल गांधी तमिलनाडु में शराब से मरने वाले परिजनों से मिलने क्यों नहीं गए? राहुल गांधी संदेश खाली क्यों नहीं गए? कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना पर कलकत्ता क्यों नहीं गए? राहुल गांधी की संवेदना तब क्यों नहीं जागी जब करहल में दलित बच्ची की हत्या कर दी गई? ऐसा सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। और उनका यह भी कहना था कि जब कर्नाटक में उनकी कांग्रेस पार्टी के नेता की बेटी नेहा को मार डाला गया तब भी राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए? तो आइए सुनते हैं सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। आप नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष हैं तो देश में कहीं भी हुई घटना के ऊपर आपका नजरिया निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। परंतु हम पूछना चाहेंगे कि इंडी गठबंधन के शासित राज्यों में 18 जून 2024 को तमिलनाडु में अवैध शराब की त्रासदी में जो हृदय विदारक कांड हुआ था, क्या राहुल गांधी जी वहां पर गए थे? फरवरी 2024 में पश्चिम बंगाल का संदेश खाली की वह दुर्दांत घटना, क्या राहुल गांधी जी आपकी संवेदना जागी थी? 6 जुलाई 24 को बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई थी तमिलनाडु में, तो क्या आपकी संवेदना जागी थी? हिमाचल में आपकी सरकार है, 2023 में वहां प्राकृतिक आपदा आई, क्या आपकी संवेदना जागी थी और आप वहां लोगों से मिलने गए थे? इसी वर्ष 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर कॉलेज की वो घटना जो हम सब के मानस पटल पर एक गंभीर जख्म छोड़ के गई है, मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी संवेदना वहां पर नहीं जागी थी? तो बीजेपी ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। आजादी के बाद से, या यूं कहें कि पंडित नेहरू के जमाने से ही कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे। लेकिन आज हम इतना पीछे नहीं जाएंगे। हम यूपीए सरकार की बात करेंगे, जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और तब यूपीए अध्यक्ष थी श्रीमती सोनिया गांधी। और 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार पर कई बार मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे और इन आरोपों पर पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी ने भी अपनी मोहर लगाई थी, जिसे हम एंटनी कमेटी के नाम से जानते हैं। एंटनी कमेटी 2014 में कांग्रेस की करारी हार की समीक्षा करने के लिए बनाई गई थी और इस कमेटी ने यह माना था कि मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस के कुछ नेताओं के लगातार बयानों ने बहुसंख्यक समुदाय यानी हिंदुओं को नाराज कर दिया था। एंटनी कमेटी ने यह भी माना था कि कांग्रेस की हार की एक बहुत बड़ी वजह उस पर मुस्लिम पार्टी होने का ठप्पा है। आइए अब देखते हैं कि यूपीए के वो क्रियाकलाप जिनकी वजह से कांग्रेस पर मुस्लिम परस्त होने का ठप्पा लगा। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पद पर रहते हुए एक नहीं दो बार यह कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए ही उनकी यूपीए सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के कई आरोप लगे। एक लंबी लिस्ट है। 27 मई 2012 को योजना आयोग की बैठक में यह प्रस्ताव दिया गया था कि केंद्र की सभी योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए 15% धनराशि आवंटित किया जाना चाहिए, और अल्पसंख्यकों के लिए इस 15% धनराशि आवंटित करने को लेकर खुद मनमोहन सिंह की कैबिनेट में चर्चा भी हुई थी। मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान मुसलमानों की स्थिति को जानने और समझने के लिए सच्चर कमेटी और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया गया। जस्टिस मिश्रा आयोग ने मुसलमानों को 10% और दूसरे अल्पसंख्यकों को 5% आरक्षण देने के साथ ये सिफारिश भी की थी कि जो दलित बन गए हैं, इस्लाम या क्रिश्चियन बन गए, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। आयोग ने यह भी कहा था कि मुसलमानों के लिए 27% जो कोटा है ओबीसीज का, उसमें उसके हिस्से से 8.4% एक उप कोटा, सब कोटा बनाया जाए और वो आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाए। वहीं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में सुरक्षा बलों के जो कर्मी हैं, हमारे जवान हैं,
उनके रूप में काम करने वाले कितने मुसलमान हैं उनमें, इसकी गिनती करने का सुझाव दिया गया था। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। 2010 में राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर से कहा था कि मुस्लिम आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश के हिंदू हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो मशहूर बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों और मुसलमानों का है। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. तो आपको बता दें कि अपने कोर वोट बैंक को साधने की होड़ में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं दिख रही आगे है, बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति में समाजवादी पार्टी का भी कोई मुकाबला नहीं है। वो भी कांग्रेस से आगे दिखना चाहती है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी से आगे दिखना चाहती है। यही वजह है कि संभल को साधने को लेकर दोनों पार्टियों के बीच अब तकरार खुलकर सामने आ गई है। राहुल गांधी से पहले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने भी संभल जाने की तैयारी की थी, कोशिश की थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी का 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल संभल का दौरा करने के लिए संभल जाने वाला था, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया, कामयाबी नहीं मिली। अब जब राहुल गांधी ने संभल में डंबल बांधने की कोशिश की तो समाजवादी पार्टी ने संभल का मुद्दा संसद में नहीं उठाने को लेकर कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी की संभल जाने की कोशिश पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ औपचारिकता निभा रही है। दरअसल पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के बाद इंडी गठबंधन में दरार साफ दिखने लगी है। यही वजह है कि सपा ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मुद्दों पर कांग्रेस से एक अलग राह ले ली। कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर सदन की कार्रवाई को रोकना चाहती थी, बाधित करना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने संभल को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कांग्रेस से अपने रास्ते अलग कर लिए और संसद में अखिलेश यादव ने संभल के मुद्दे पर अपनी राय भी रखी। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस का एजेंडा अब समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है और सहयोगी दल कांग्रेस को उसकी हैसियत बता रहे हैं। आइए सुनते हैं समाजवादी नेता राम गोपाल यादव ने राहुल गांधी के संभल जाने की कोशिश पर किस तरह से तंज कसा। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। पुलिस तो वहां किसी को जाने ही नहीं देगी। तो सर लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। हमारी पार्टी तो पहले ही जा चुकी है, उन्हें नहीं जाने दिया। ये तो अब बाद में जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं देर से इतना? ये उन्हीं को पूछो। सर कल आपकी पार्टी अदानी वाले इशू पे संसद में बहस में शामिल नहीं हुई क्योंकि सारे विपक्षी दल थे, उसमें क्या कुछ खास वजह सर? हमारा मुद्दा सिर्फ संभल का था। तो राहुल गांधी के संभल जाने के पीछे की राजनीति का पूरा सच आखिर है क्या? बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि संसद में साथियों का साथ ना मिलने पर राहुल गांधी मजबूरी में संभल जाने की कोशिश कर रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी ने सपा नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि जब सपा ने अपना मुद्दा बदल दिया तो कांग्रेस को भी मजबूरन उसी रास्ते पर चलना पड़ा, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच अपने वोट बैंक को लेकर होड़ मची हुई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने यह कहा है कि कांग्रेस औपचारिकता निभा रही है और यहां पर दोनों पार्टियों के बीच में देखिए कितना बेहतरीन द्वंद्व चल रहा है कि जहां समाजवादी पार्टी ने जब अपना विषय ही चेंज कर दिया तो कांग्रेस पार्टी को मजबूरन उसी दिशा में जाना पड़ा। शायद कांग्रेस को लगा होगा कि सपा ने हमसे ज्यादा माइलेज ले लिया है, तो कांग्रेस को लगा होगा हम तो बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास बड़े बड़े कई नेता हैं, हम अगर कोई ऐसा कार्य करें जिसमें बेहतर फोटो आप दिखेगा तो मीडिया माइलेज हम ज्यादा ले सकते हैं। तो इसलिए यह प्रतीत होता है कि दोनों पार्टियों के बीच हो रही अपने कोर वोट बैंक की प्रतिस्पर्धा से प्रेरित यह प्रयास है। तो पूरा सच में अब वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी में बन चुके हैं दो ध्रुव।
प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और ब्रेक से पहले हमने संबल को साधने में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मची होड़ की बात की थी, लेकिन क्या कांग्रेस के भीतर भी क्रेडिट लेने की होड़ है? क्योंकि संबल जाने वाले पार्टी के काफिले में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी शामिल थी। बीजेपी का कहना है, यह आरोप है बीजेपी का, कि कांग्रेस पार्टी में अब 2 ध्रुव बन चुके हैं। आप भी सुनिए बीजेपी प्रवक्ता सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। प्रियंका जी का भी यह बयान आया। अब तो मुझे यह भी लग रहा है कि भाई प्रतिस्पर्धा इंडी गठबंधन में ही है कि कांग्रेस पार्टी में भी अब 2 ध्रुव हो गए हैं। एक जमाने में यूनिपोलर पॉलिटिक्स हुआ करती थी देश की, और बीजेपी ने बाईपोलर कर दिया है। मुझे लग रहा है अब कांग्रेस के अंदर भी बाईपोलर पॉलिटिक्स का एक नया युग का सूत्रपात होने वाला है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।